हेलो स्टूडेंट्स। आज रासायनिक अभिक्रियाओं में एक नए विषय पर चर्चा होगी जिसका नाम है दहन यानी कंबुशन। दहन का अर्थ होता है जलना। जलने की क्रिया को आप दहन कह सकते हैं। अब कोई पूछेगा कि दहन क्या है, इसकी शर्तों को लिखें। ये प्रश्न भी हो गया, दहन क्या है इसकी शर्तों को लिखें। तब आप क्या लिखिएगा? तो इसमें हम लोग सबसे पहले दहन को डिफाइन करते हैं। दहन यानी कंबुशन वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अभिक्रिया के उपरांत ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, दहन कहलाता है। ये आधुनिक परिभाषा है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अभिक्रिया के उपरांत ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, दहन कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हवा के उपस्थिति में जब कोई पदार्थ जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, दहन कहलाता है। इस आधार पर हम उस उदाहरण को देख सकते हैं, जैसे C+O2 इसका दहन हो रहा है। CO2 बना प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश। यहाँ आप देखिए, कार्बन हवा की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करता है, ऊष्मा प्रदान करता है और प्रकाश। इसी तरह से दूसरा उदाहरण लेते हैं, CH4 मीथेन है प्लस O2 दहन के उपरांत CO2 H2O ऊष्मा और प्रकाश प्रदान करता है। ये दहन का दूसरा उदाहरण हो गया। यह मीथेन हवा में जला है और जल करके ऊष्मा और प्रकाश प्रदान किया, साथ में CO2 और जल भी बनता है। तो बैलेंस कर देते हैं। इसी तरह से एक और उदाहरण लेते हैं C2H4 प्लस O2, ये इथीन है और यह भी जल करके CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा और प्लस प्रकाश प्रदान करता है। C2H4 है, ये बैलेंस कर दिया जाता है। C2H4 3O2 दहन के उपरांत 2CO2 प्लस 2H2O प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश। इसी तरह से आप देखिए C2H2 इथाइन है, यह भी हवा में जलता है और जलने के बाद CO2 देता है, H2O देता है, ऊष्मा देता है और प्रकाश प्रदान करता है। यहाँ भी दहन का उदाहरण। कार्बन 4 हो गया, हाइड्रोजन 2 4, ऑक्सीजन 8 2 5। और एक लास्ट उदाहरण लिखते हैं, CH3OH प्लस O2 दहन के उपरांत CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश प्रदान हो रहा है। ये मीथेनॉल है। मीथेनॉल, ये सारे उदाहरण जितना आपको यहाँ अभी लिखा गया है, ये सब के सब दहन के उदाहरण। इसको भी बैलेंस कर दिया जाए।
दो हो गया, 2 गुना 4, R1 ऑक्सीजन, 2 3। ये जितने भी उदाहरण हैं, ये सारे उदाहरण दहन के। यहाँ कार्बन हवा में जल रहा है, मीथेन का दहन हो गया, इथीन का दहन हो रहा है, इथाइन का दहन हो रहा है, मिथेनॉल का दहन हो रहा है। सबके प्रोडक्ट के रूप में ऊष्मा और प्रकाश बन रहा है। सारे पदार्थ जल करके अन्य चीजें को दे ही रहा है, CO2 H2O भी, और साथ में ऊष्मा भी प्राप्त हो रहा है, प्रकाश भी प्राप्त हो रहा है। इसलिए ये दहन का उदाहरण। अब ऐसी भी बातें नहीं है कि ऊष्मा और प्रकाश हमेशा उत्पन्न होता ही है दहन की क्रिया में। कुछ दहन में नहीं भी होता है, फिर भी वो दहन है। जैसे लोहा पे जंग लगना, लोहा को हवा और नमी का जब संपर्क होता है, उसका संक्षारण होता है, वो भी दहन है, किंतु उसमें ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न नहीं होता। इसी तरह से श्वसन की अभिक्रिया जो जीवों के शरीर में होती है, वह भी दहन का एग्जाम्पल है, किंतु वहाँ लाइटिंग नहीं होता है। शरीर में ऊष्मा तो बनता है लेकिन लाइटिंग नहीं होता। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत सी अभिक्रियाओं में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न नहीं भी होता है, फिर भी वो दहन है। तो दहन एक रासायनिक क्रिया है। इसमें मोटा मोटी हम कह सकते हैं कि रासायनिक क्रियाओं के उपरांत ऊष्मा और प्रकाश बनता है, अन्य पदार्थ भी बनता है। ये दहन का उदाहरण हो गया। ये सारे उदाहरण आपने देखा, आपने लिखा, ये दहन का उदाहरण। अब एक बातें जो मुख्य रूप से समझना है वो यह है कि दहन की सारी क्रिया ऑक्सीकरण का उदाहरण। इस चीज को लिख लिया जाए, दहन की सारी क्रिया ऑक्सीकरण का उदाहरण, किंतु सभी ऑक्सीकरण दहन नहीं। यानी सारे दहन ऑक्सीकरण है, किंतु सारे ऑक्सीकरण दहन नहीं। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे दहन की शर्तों को। दहन की शर्त, पदार्थ के दहन के लिए कुछ शर्तों का पूरा होना अनिवार्य। इसमें पहला है, दहन की मुख्यतः 3 शर्तें हो सकती है। दहन की शर्तें, नंबर 1, पदार्थ दहनशील होना चाहिए। दहनशील होना चाहिए, ये पहली शर्त। अब दहन के आधार पर अगर हम पदार्थ को क्लासिफाइड करें, दहन के आधार पर, पदार्थ के जलने अथवा न जलने के आधार पर, तो वह 2 तरह से विभाजित हो सकता है। एक दहनशील पदार्थ और दूसरा अदहनशील पदार्थ। एक ऐसा पदार्थ जिसको जलाना संभव है, जिसको जलाया जा सकता है, वो दहनशील होता है, और एक ऐसा पदार्थ जिसको जलाना संभव नहीं है, वो जलता नहीं है, और दहनशील पदार्थ होता है। अब जैसे देखिए, दहनशील में लकड़ी हो गया, गोईठा हो गया, कागज हो गया, पेट्रोल डीजल हो गया, ये सब ऐसे पदार्थ हैं जो जलते हैं, जिसका दहन होता है। और दूसरी तरफ हम ऐसे पदार्थ की चर्चा करें जैसे पत्थर हो गया, एस्बेस्टस हो गया। ये पत्थर और एस्बेस्टस जलते नहीं हैं, ये अदहनशील पदार्थ हैं, इनको जलाना संभव नहीं है। तो दहन की पहली शर्त फुलफिल्ड कब होगा? जब पदार्थ दहनशील होना चाहिए, वो दहन के लायक होना चाहिए, ये पहली शर्त है। अब दूसरी शर्त पर आते हैं। दहन के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ उपस्थित होना चाहिए। दहन के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ उपस्थित होना चाहिए, ये दहन की दूसरी शर्त है।
अब यहाँ आप जान रहे हैं कि मोटा मोटी दहन जब भी होगा तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार होते रहना चाहिए, तभी पदार्थ का दहन हो सकता है। या कोई पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी दहन करता, किसी अन्य गैसों की उपस्थिति में भी दहन करता है। तो वो चाहे जिस गैस की उपस्थिति में दहन करे, वो पोषक पदार्थ उपस्थित रहना चाहिए। अब जितना भी हमने उदाहरण दहन का लिया था, सब में पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा और प्रकाश प्रदान करता है। तो इसलिए ये दूसरी शर्त होनी चाहिए कि दहन के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ उपस्थित होना चाहिए। अब जब तक उसको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, वो पदार्थ दहनशील होने के बावजूद भी दहन नहीं करेगा, वहाँ दहन संभव नहीं। तो दहन के लिए पोषक पदार्थ होना चाहिए। और तीसरी और अंतिम शर्तें जो है, पदार्थ ज्वलन ताप की प्राप्ति करें। ज्वलन ताप, तीसरी शर्तें, पदार्थ ज्वलन ताप की प्राप्ति करें। अब ये ज्वलन ताप एक नया शब्द आ गया है। ज्वलन ताप, यह वह ताप है जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है। वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है, ज्वलन ताप कहलाता है। तो पदार्थ के दहन की तीसरी शर्तें यह होनी चाहिए कि ये ज्वलन ताप की प्राप्ति करना चाहिए। जब तक ज्वलन ताप की प्राप्ति नहीं होगी, पदार्थ जलेगा नहीं। तो हम दहन की तीन शर्तों को देखते हैं, और ये तीनों शर्त का होना दहन के लिए आवश्यक है। इसमें से कोई भी एक शर्त अनुपस्थित है या उपलब्ध नहीं है तो पदार्थ का दहन संभव नहीं है। अब कोई कहता है कि पत्थर पर पत्थर को टकरा करके अगर चिंगारी उत्पन्न कर ले और आग लग जाए तो क्या वो दहन का उदाहरण है? जरा सोचे, यहाँ दहन की शर्तें पूरी हो रही है। क्या पत्थर दहनशील पदार्थ है? उदाहरण में होगा नहीं, उत्तर में होगा नहीं, वो पत्थर दहनशील पदार्थ नहीं है। दूसरी बात, क्या टकराने से उसके ज्वलन ताप की प्राप्ति हुई? तो भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या उसके लिए पोषक पदार्थ का उपलब्ध हुआ? हवा तूफान भी चले और टकराए नहीं तो पत्थर में आग नहीं लगेगी। तो वहाँ पर दहन की कोई भी शर्तें पूरी नहीं हो रही है। ना तो पत्थर दहनशील पदार्थ है, ना उसको पोषक पदार्थ की उपस्थिति की जरूरत है, ना ही वहाँ ज्वलन ताप की उपस्थिति की आवश्यकता है। वहाँ घर्षण से चिंगारी उत्पन्न हो रहा है, अतः पत्थर को टकरा करके आग उत्पन्न करना दहन का उदाहरण नहीं। अब हम लोग दहन की तीन शर्तों को पढ़ते हैं। ये तीनों बातों का होना अनिवार्य है। दहन की तीन मुख्य शर्तों में ये तीनों बात का होना अनिवार्य है, और तभी जाकर के पदार्थ का दहन संभव है। अब हम दहन के कुछ प्रकारों को भी देखते हैं। दहन के चार प्रकार हो सकते हैं। दहन के प्रकार, दहन के कई प्रकार हो सकते हैं, जिसमें पहला है तीव्र दहन, दूसरा है मंद दहन, तीसरा है स्वतः दहन, पांचवा है विस्फोट, और चौथा हो गया विस्फोट, पांचवा हो गया उद्वहन। ये 5 प्रकार के दहन के प्रकार होते हैं। तीव्र दहन, मंद दहन, स्वतः दहन, विस्फोट और उद्वहन। पहला नंबर पे आते हैं तीव्र दहन। अब ऐसा दहन जिसमें कोई पदार्थ बहुत तेजी से जलता है, अत्यधिक तेजी से जलता है, उसको हम लोग तीव्र दहन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोल का जलना, एलपीजी गैस का जलना, ये इस दहन का जो प्रकार है उसमें तीव्र दहन होता है।
तीव्र दहन में पदार्थ तेजी से जलता है। केरोसिन तेल का भी जलना तीव्र दहन का उदाहरण हो गया। इसी तरह इथेनॉल अल्कोहल का जलना भी तीव्र दहन का उदाहरण है। मंद दहन ऐसा दहन होता है जिसमें पदार्थ धीमी गति से जलता है और इस तरह के दहन में यह भी पता नहीं चलता है कि पदार्थ जल भी रहा है अथवा नहीं। जैसे श्वसन, शरीर में, जीवों के शरीर में श्वसन की क्रिया का होना तीव्र दहन, ये मंद दहन का उदाहरण है। इसी तरह से लोहा में जंग लगना, लोहा में जंग लगता है तो वहां ऊष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न नहीं होता, फिर भी वो दहन है और वो मंद दहन का उदाहरण है। तो श्वसन जीवों के शरीर की कोशिकाओं में संपन्न होती है। इसी तरह से लोहा में जंग लगना, ये दोनों मंद दहन का उदाहरण है। तीसरा स्वतः दहन, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो अपने आप जलते हैं, वहां पर कंडीशन फुलफिल्ड हो जाएगा, दहन की जो शर्तें हैं, और वो जलना प्रारंभ कर देगा। उसको जलाने के लिए बाहर से ऊष्मा देने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है। जैसे फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस का जलना। श्वेत फास्फोरस 32-33 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्वतः जलने लगता है और वो स्वतः दहन का उदाहरण है। यहाँ स्वतः दहन, अपने आप जलना। चौथा हो गया विस्फोट, एक्सप्लोजन, जिसमें आप देखते हैं कि धमाका भी होता है। दहन का वह प्रकार जिसमें तेज आवाज भी निकलता हो। अन्य पदार्थ तो बनते ही हैं, उसमें और प्रकाश भी बनता है और तेज धमाका भी होता है। जैसे बम का फोड़ना, ये बम का फूटना क्या है, विस्फोट का उदाहरण हो गया। पटाखों का फोड़ना, पटाखे का फोड़ना भी विस्फोट दहन का उदाहरण है। हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन में जलाओ, वो एक आवाज के साथ जलता है, पटाख की आवाज के साथ जलता है, तो वो भी एक दहन का उदाहरण है, विस्फोट दहन का उदाहरण है। और पांचवा जो है दहन के प्रकार, वो उद्वहन है। उद्वहन में क्या होता है, ज्वाला, अत्यधिक ज्वाला के साथ प्रकाश जलता है। ऐसा दहन जिसमें कोई पदार्थ अत्यधिक प्रकाश के साथ जलता है, उसमें धंधरा की तरह का होता है, ज्वाला तीव्र निकलता है, उसको हम लोग उद्वहन कहते हैं। अब इसका उदाहरण में आप किसको समझिएगा, जैसे सूखी लकड़ी को जलाइए, वहां भी धंधरा होगा। उसके बाद इसी तरह से हम पेट्रोल को जलाते हैं, तेज ज्वाला के साथ जलता है, ये सब हमारे उद्वहन का उदाहरण हो गया। तो दहन के 5 प्रकार हैं, ऐसे भी कुछ और भी प्रकार हो सकते हैं, लेकिन इसमें से ये सारे के सारे दहन के प्रकार है। तीव्र दहन, मंद दहन, स्वतः दहन, विस्फोट और उद्वहन। एक जो आखिरी चीजों को हम पढ़ना चाहेंगे वह है कि क्या दहन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संभव है। इस क्वेश्चन को लिख लिया जाए, क्या दहन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संभव है। तो इसका उत्तर थोड़ा सोचा जाए। मैंने दूसरी शर्तों में बताया था कि दहन के लिए पोषक पदार्थ का उपस्थित होना अनिवार्य है, उपलब्ध रहना अनिवार्य है। अब इस पर थोड़ा सोचिए। अब मैंने जो सवाल आपको बताया था कि क्या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन संभव है, आपने सोच भी लिया होगा। इसका उत्तर होता है हाँ, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी दहन संभव हो सकता है। अब ये बात अलग है कि दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जहां ऑक्सीजन की दहन के लिए ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब जैसे इसका पहला उदाहरण लिखिए, जब मैग्नीशियम धातु को नाइट्रोजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तब मैग्नीशियम नाइट्राइड बनता है, ऊष्मा और प्रकाश बनता है। अब इस उदाहरण को देखिए, इसका समीकरण आप यहाँ लिख लीजिएगा। यहाँ पर बन गया मैग्नीशियम नाइट्राइड, साथ में ऊष्मा और प्रकाश भी बनता है। यहाँ देखिए कि मैग्नीशियम तो जल रहा है, ऊष्मा और प्रकाश भी प्राप्त हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता यहाँ नहीं है, यहाँ नाइट्रोजन गैस में जल रहा है। दूसरा उदाहरण हम देते हैं, ये पहला उदाहरण था। दूसरा उदाहरण, जब पेंटाकोसेन मोम, जो मोम है उसका रासायनिक नाम पेंटाकोसेन C25H52 को क्लोरीन गैस में जलाया जाता है
तो वह जल करके कार्बन प्रदान करता है, हाइड्रोजन क्लोराइड देता है, हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस ऊष्मा और प्रकाश भी प्रदान करता है। यहाँ आप देखिए पेंटाकोसेन का दहन हो रहा है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की कोई जरूरत इस अभिक्रिया में नहीं है। यहाँ आपको ऊष्मा और प्रकाश भी बना, कार्बन बना, हाइड्रोजन क्लोराइड भी बना, लेकिन यहाँ दहन के लिए कोई भी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। अतः यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन का उदाहरण है। तो कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं आप जैसा कि यहाँ देख चुके हैं, यहाँ ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है और पदार्थ का दहन हो रहा है। तो इस तरह से हमने आज दहन को बताया। दहन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। बहुत से पदार्थ जल करके ऊष्मा और प्रकाश देते हैं और ये दहन है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले दिन हम लोग फिर कुछ नई चीज़ों के साथ उपस्थित होंगे जो आपके विषय से संबंधित होगा, आपके कोर्स से संबंधित होगा और परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। तब तक के लिए आपसे बार बार यह कहा जा रहा है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक देखें, उसे लाइक करें, उसे सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और अपने दोस्तों के बीच अपने ग्रुपों में इसे शेयर करें ताकि अधिक से अधिक 10वीं वर्ग के छात्र इसका लाभ उठा सके। तब तक के लिए धन्यवाद।